नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद बंजारा है। मैं आपको बताऊंगा कि आज पदार्थ विज्ञान तथा इंजीनियरिंग परिभाषा, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग डेफिनेशन। पदार्थ विज्ञान इंजीनियरिंग की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, गुण तथा उनके अंतः विषय अध्ययन के बीच संबंधों को जांच की जाती है। पदार्थ की विज्ञान के अंतर्गत धातुओं और अधातुओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का मतलब कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, समझ गए। अब दो श्रेणियों में बांटा जाता है इनका। एक तो होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। मेटल दो प्रकार के होते हैं, एक तो फेरस मेटल और एक नॉन फेरस मेटल। ये देखो, ये आ गया ना, अभियांत्रिकी पदार्थ, ठीक है। तो इधर भी हुई है मेटल्स, और ये दो प्रकार के बांटे हैं, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल। और ये नॉन मेटल है, ये सिरेमिक्स और ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि कार्बन पदार्थ। अब ये ऑर्गेनिक मटेरियल भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जैसे ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटस। अब मेटल के बारे में बताया जा रहा है आपको। मेटल यानी कि धातु, वे पदार्थ जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ कर धातु बंधक बन जाते हैं। मतलब कि जो पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर धातु बंधक बन जाते हैं और विद्युत प्रवाह का संचालन करते हैं, धातु कहलाते हैं। मतलब कि मेरा बात यह है, सीधी सी बात यह है कि वे पदार्थ जो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे और धातु बंधक बन जाए, वो धातु कहलाते हैं। धातु, उनमें विद्युत का प्रवाह संचालन कर सकते हैं अपन, ये बात है, तो धातु कहलाते हैं। धातु दो प्रकार को तो आपको बता ही दिया, एक तो है ये फेरस मेटल और ये नॉन फेरस। अब आप देखेंगे फेरस मेटल, वे पदार्थ जिनके अंतर्गत सभी प्रकार के लौह और इस्पात शामिल हैं, लौह पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए डल वाला यानी कि कास्ट आयरन, पिट वाला यानी कि रोट आयरन, ठीक है। तो एक बार और समझाता हूँ मैं कि फेरस मेटल वे पदार्थ जिनके अंतर्गत सभी प्रकार के लौह और इस्पात शामिल हैं, लौह धातु कहलाते हैं। तो समझ गए ना आप। तो इसमें ये बता तो रखा है, वे पदार्थ जिनके अंतर्गत सभी पदार्थ और लोहा, मतलब कि इसमें लोहा, इस्पात यानी कि स्टील, ये आते हुए, जैसे ये दिखा दिया ना, डलवा लोहा, पिटवा लोहा, रोट आयरन। अब आता है नॉन फेरस मेटल, अलोह धातु। इसके बारे में जानते हैं। लोह धातुओं के अतिरिक्त अन्य धातुएं अलोह धातुओं की श्रेणी में आते हैं। मतलब कि जो लोह धातु के अतिरिक्त लोह धातु में नहीं है, वो नॉन फेरस मेटल में आते हैं, ठीक है। जो लोह धातु के अतिरिक्त अन्य धातुएं अलोह धातुओं की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी जो भाई लोह में आएगा वो तो लोह धातु, और जो जिसमें लोह नहीं आएगा वो नॉन फेरस मेटल यानी कि अलोह धातु। अब देखते हैं हम अधातु, नॉन मेटल, ठीक है। अधातु अथवा गैर धातुओं को ऐसे तत्वों के रूप में शामिल यानी परिभाषित किया जाता है। अधातु अथवा गैर धातुओं को ऐसे तत्वों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो इलेक्ट्रॉन की स्वीकार कर नकारात्मक आयन बनाते हैं। अब आप समझ जाता हो। अधातु अथवा गैर अधातु को ऐसे तत्वों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर नकारात्मक आयन बनाते हैं। मतलब कि जो इसमें ऐसे धातु आते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को तो ले लिया जाता है और नकारात्मक यानी कि माइनस इंडिकेशन बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये नकारात्मक आयन बनाते हैं और विद्युत प्रवाह का संचालन नहीं होने, ये इस मतलब कि इसमें विद्युत नहीं जा सकती। गैर धातु यानी कि नॉन मेटल मुख्यतः दो प्रकार की होती है,
ठीक है। ये सिरेमिक्स और ये ऑर्गेनिक मटेरियल आपको बता ही दिया। अब हम जानते हैं सिरेमिक्स क्या होता है ना। ये छोटी सी डेफिनेशन है, आपको तो ये नॉर्मल सी लगी। सिरेमिक वे ठोस यौगिक होते हैं, मतलब कि सिरेमिक वे ठोस यौगिक होते हैं जिनके धातु और या गैर धातु तत्व शामिल होते हैं। समझ गए? मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिटेक्निक, या फिर आप किसी में यूज कर, जेई की तैयारी में यूज कर सकते हो इनको। और आप पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर की बुक है ये तो आप अच्छी बुक है, इसको पढ़ना चाहिए, जिसमें धातु और गैर धातु शामिल होते हैं। सिरेमिक प्राथमिक वर्गीकरण में गिलास, सीमेंट, मिट्टी के उत्पादन, अपवार्तक और अपघर्षक यानी कि एब्रेसिव शामिल होते हैं। अब आपको बताता हूँ कि मैं, एक तो ये सिरेमिक ठोस होते हैं ठोस यौगिक होते हैं जिसमें धातु या गैर धातु तत्व शामिल होते हैं, ठीक है। सिरेमिक्स प्राथमिक वर्गीकरण में गिलास, सीमेंट, मिट्टी के उत्पाद, मतलब कि इनमें सबसे पहला काम यही होता है, प्राथमिक वर्गीकरण बोल दिया ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राथमिक वर्गीकरण में गिलास बन जाते हैं, सीमेंट मिट्टी के उत्पादन में यानी कि अपवर्तक और अपघर्षक एब्रेसिव शामिल होते हैं। अब इसमें बताएंगे ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दोहराई जाने वाली इकाइयों की लंबी श्रृंखला द्वारा बनते हैं। कार्बनिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपको बता ही दिया मैंने, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, और ये थर्मोसेटिंग मटेरियल्स। ये सिंपल डेफिनेशन है, ये तो नॉर्मल है। थर्मोप्लास्टिक पदार्थ एक ऐसा पॉलीमर होता है, मतलब कि पॉलीमर मतलब कि मैं आपको बताता हूँ कि जो तापमान बढ़ने पर कोमल हो जाता है, मतलब कि एक तरफ की प्लास्टिक ही होती है ना, ठीक है ना। तो तापमान बढ़ने पर अधिक कोमल और तापमान कम होने पर ठोस हो जाता है, मतलब प्लास्टिक जैसे पीवीसी पॉलिथीन। आगे ना, ये मैं बता रहा था ना आपको, ये सिंपल सा है। तो थर्मोसेटिंग यानी कि थर्मोसेटिंग मटेरियल, ये ऐसे प्लास्टिक हैं जिन्हें एक बार किसी सांचे में डालने के बाद ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। उदाहरण बेकेलाइट और मेलापाइन। अब देखो, आपको ये इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस की इंजीनियरिंग बुक है, तो अच्छा है। इसमें देखिए रह गए प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। अब इसमें ये इंजीनियरिंग पदार्थों के गुणधर्म, जैसे कि यांत्रिक गुण और विद्युतीय गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और ये हो गई ना, ये थर्मल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले पढ़ते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, ठीक है ना। तो ये आ गया, इधर से चालू करते हैं ना। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, पदार्थ के वे गुण जो बाह्य बल लगाने पर पदार्थ के व्यवहार को इंगित करते हैं, मतलब कि पदार्थ के वह गुण जो, आपको मैं साधारण सी भाषा में बताता हूँ ना, जो बाहर से बल लगाते हैं ना और पदार्थ के व्यवहार पर इंगित कर, उसके व्यवहार कैसा करेगा उस पर इंगित करते हैं, उसको ही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, यांत्रिक गुण कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें कठोरता, भंगुरता, तन्यता आदि आती है ना। और ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, पदार्थ के वे गुण जो विद्युत प्रवाह का विरोध करने की क्षमता दर्शाते हैं, विद्युतीय गुण कहलाते हैं, मतलब कि जिसमें पदार्थ में विद्युत बह रही है और उसमें विरोध आ जाती है, विरोध करने की क्षमता को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए प्रवाहकत्व,
प्रतिरोधकता, सही है ना, ये आ गया। अब आता है थर्मल गुण, यानी कि थर्मल प्रॉपर्टीज। तापीय परिवर्तन के लिए पदार्थ की प्रतिक्रिया जानने के लिए तापीय गुणों की आवश्यकता होती है। मतलब कि तापीय, ये तो सिंपल सा, तापीय परिवर्तन के कारण पदार्थ की प्रतिक्रिया जानने के लिए तापीय की, मतलब कि उसमें अगर अगर तापमान अधिक हो रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए ये अलग से ही प्रॉपर्टी गुण बनाया गया है, जैसे कि विशिष्ट ऊष्मा और ये तापीय प्रसारण। ठीक है, अब आता है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पदार्थ के वे गुण जो, ठीक है, पदार्थ के वे गुण जो पदार्थ की भौतिक अवस्था को दर्शाते हैं। मतलब कि मेरा मतलब ये है कि पदार्थ की वे गुण जो पदार्थ की भौतिक अवस्था को दर्शाते हैं, पदार्थ के वे गुण जो भौतिक अवस्था को दर्शाते हैं वो भौतिक गुण कहलाते हैं। सिंपल सा, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप बोलते हो ना पदार्थ के वे गुण जो भौतिक अवस्था को दर्शाते हो भौतिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। सिंपल है भाई, कोई टेंशन नहीं है। उदाहरण के लिए घनत्व, आयाम, सांद्रता आदि। सांद्रता मतलब गाढ़ापन, ठीक है। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल, अरे यार ये तो सिंपल है, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं कि पदार्थ की, सॉरी थोड़ा कैमरा हिल डुल रहा है, सॉरी। तो गाइस अब आ जाते हैं हम रासायनिक गुण, ठीक है। रासायनिक गुण में हमको ये केमिकल प्रॉपर्टीज में पदार्थ की अन्य पदार्थों के साथ, मतलब कि पदार्थ की अन्य पदार्थों के साथ संयोजन करने की प्रवृत्ति रासायनिक गुण के अंतर्गत आती है, ठीक है। यानी कि पदार्थ की अन्य पदार्थों के साथ संयोजन करने की प्रवृत्ति रासायनिक गुणों में अंतर्गत करती है। उदाहरण प्रतिक्रियाशील, यानी कि रिएक्टिविटी, सोल्युबिलिटी और कोरोजन, यानी कि अम्लता, प्रतिक्रियाशीलता, घुलनशीलता, संचारण, अम्लता इत्यादि, ठीक है। अब आता है चुंबकीय गुण, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब आता है पारगम्यता और हिस्टैरिसीस चुंबकीय गुणों के अंतर्गत। यह तो सिंपल है यार, मैग्नेटिक जिसमें कि चुंबक गुण होता है वो मैग्नेटिक कहलाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसके लिए आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाने, मोस्ट वेरी मोस्ट, इसके लिए 5 स्टार लगा लेना, ठीक है। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी आप कोई से भी एग्जाम में चल जाओ ना, चाहे रेलवे जेई हो जाए, चाहे एसएससी जेईई हो जाए, चाहे ये आपके पॉलिटेक्निक 3rd सेम के हो जाए, इसमें से आपका आएगा ही आएगा। इसमें से मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहला आती है इसमें स्ट्रेंथ मतलब कि आप समझते हो बिना नष्ट हुए बाह्य बलों को वहन करने की क्षमता को उस, जैसे कि मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, मुझको भी मेरी मैडम ने बताया था कि अगर कोई लड़का है, उसके अगर गाल पर चाटा मारा जाए ना, तो जब तक नहीं रोएगा जब तक उसकी सामर्थ्य खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। उसकी रोने की क्षमता जब तक है ना, उसको ही यह स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे बिना नष्ट हुए बाह्य बलों को वहन करने की क्षमता को उसको पदार्थ की सामर्थ्य कहा जाता है। किसी भी कुछ भी हो उसे सामर्थ्य में, ठीक है। अब आता है इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण। अब इसको पढ़ते हैं हम।
पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य बलों के प्रभाव से उसके आकार एवं आकृति में स्थायी विकृति उत्पन्न नहीं होती, प्रत्यवस्था कहलाती है। ठीक है, अब दोबारा बताऊं। प्रत्यवस्था, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य बलों के प्रभाव से उसके आकार एवं आकृति स्थायी विकृति उत्पन्न नहीं होती, प्रत्यवस्था कहलाती है। एक बार और देखो। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य बलों के प्रभाव से उसके आकार एवं आकृति स्थायी विकृति नहीं होती। मतलब कि जैसे कि आपको कैसे समझाऊं मैं, ये बात है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर कोई दाव नहीं दे सकते। ठीक है ना, तो बताते हैं आपको। अब आता है प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य बलों के प्रभाव से उसके आकार एवं, इसमें तो देखो इलास्टिसिटी में क्या है, स्थायी विकृति पे उत्पन्न नहीं होती, और इसमें क्या है, आकृति स्थायी परिवर्तन किया जा सके, उसे ही प्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी सघनता। अब आता है डिक्टिलिटी, यानी कि तन्यता। किसी भी चीज को, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण बाह्य बल लगाने से उसमें वजन किए गए बिना खींचकर बढ़ाया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। तन्य पदार्थों को आसानी से खींचकर तार के रूप में परिवर्तित, जैसे कि कोई भी है, अभी जैसे पेन है, अब पेन को हम जितना इसको गर्म करेंगे तो बढ़ेगा, इसको ही डक्टिलिटी कहते हैं। अब आता है मेलिबिलिटी, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण धातु को बिना दरार पड़े चादर विरूपित किया जा सकता है। सोने से सबसे आघात वर्तनीयता होती है, 24 कैरेट सोने से सबसे मेलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है सोने में। ठीक है, तो हम बताते हैं कि जैसे कि अपने ये बक्से बनते हैं, तो कोई भी छोटी वो होता है ना सीट, तो पीट कर छोड़ाया जाता है, ये होता है। अब किसी पदार्थ, अब आता है ब्रिटलनेस, किसी पदार्थ पर, ठीक है, ब्रिटलनेस, किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाने पर वह विकृति होने के कारण स्थान पर टूट जाए तो पदार्थ के इस गुण को भंगुरता कहलाते हैं। ब्रिटलनेस, अब ब्रिटलनेस को बताता हूँ कि किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाने पर यदि विकृति होने के कारण टूट जाए, मतलब कि इसको बिना मोड़े ये टूट जाए, तो ये ब्रिटलनेस है। ठीक है ना। अब आता है हार्डनेस, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी अन्य कठोर धातु द्वारा घिसाव या खरोच के लिए प्रतिरोध प्रदान करे, उसको कठोरता कहलाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हीरा, सबसे अधिक कठोर पदार्थ हीरा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार एसएससी जेई में आ चुका है। ठीक है, अब आता है टफनेस, यानी कि चिमड़ापन या कड़ापन उस ऊर्जा की मात्रा का माप है जिसे पदार्थ के टूटने से पहले अवशोषित किया जा सकता है। मतलब कि कुछ भी चीज़ अगर टूट रही है उससे पहले ही उसको देखा जा सकता है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अब आता है क्रिप, हाई टेम्परेचर पर निरंतर भार के तहत धातु का धीमा प्लास्टिक विरूपित किया जा सकता है। ठीक है, फटिग तो एक सिंपल चीज है। फटिग विफलता
का एक रूप है, गतिशील और उतार चढ़ाव के वाले बाहर के अधीन घटकों में होता है। मतलब साइकिलिंग लोडिंग के लिए ये फटिंग का यूज किया जाता है। अब आता है स्पेस और क्रिस्टल लिटेस एंड यूनिट सेल्स। ठीक है, तो इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। अब ये आते हैं, ये वाला तो थोड़ा कम ही आता है इसमें, तो ये ही लाइन थोड़ी सी ठीक ठाक है। यदि परमाणुओं के केंद्र को एक साथ सीधी रेखाओं से जोड़ा हुआ माना जाए तो बड़ी संख्या में शामिल समांतर पाइप की एक प्रणाली यानी कि सिस्टम, इस प्रणाली का क्रिस्टल जालक कहला सॉरी ठीक है। तो इसमें तो कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है। इकाई कोष्ठिका के पैरामीटर्स। इकाई कोष्ठिका सेल यानी कि इकाई सेल को प्रदर्शित करने के लिए कुछ पैरामीटर आवश्यकता होती है। एक तो होता है अक्षीय दूरी, यानी कि इकाई कोष्ठिका 3 किनारे होते हैं जिनके मध्य दूरी की अक्षीय दूरी कहा जाता है। मतलब कि इकाई कोष्ठिका के 3 किनारे होते हैं जिनके मध्य दूरी को आप समझ रहे हो। जैसे इकाई कोष्ठिका है ये, इकाई कोष्ठिका के किसी भी 3 मान लो, जैसे कि 1 2 3, इसकी मध्य की दूरी ये है ना, तो ये इकाई कोष्ठिका यानी कि अक्ष दूरी कहलाएगी। ठीक है, इन्हें ए बी और सी द्वारा व्यक्त किया गया है। ये तीनों अक्ष दूसरे लंबवत होते हैं। अब यह क्या है, अक्षीय कोण। इकाई कोष्ठिका के किनारों अर्थात अक्षों के मध्य बनने वाला कोण अल्फा बीटा गामा, ये बन रहे ना इकाई कोष्ठिका के मध्य कोण, ये रहा ना अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब आता है टाइप ऑफ यूनिट सेल। पैरामीट्रिक यूनिट सेल, सेंट्रोइड यूनिट सेल। अब पहला आता है पैरामीट्रिक यूनिट सेल। वह एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण या जालक बिंदु कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं उसे आधे एकक कोष्ठिका कहा जाता है। ये देखो, ये जालक बिंदु, इनको कहते हैं जालक बिंदु। ठीक है, जालक पॉइंट। अब बताएं, ये तो देखो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब इस सारणी को थोड़ा देख लो आप, क्योंकि इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट सा है। इसमें होता है क्रिस्टल तंत्र, ये अक्षीय लंबाई, ये अक्षीय कोण, ये क्रिस्टल जालक। उदाहरण इकाई कोष्ठिका। ठीक है, अब फर्स्ट में है घना क्यूबिक, ये ऐसा होता है। ठीक है ना, क्यूबिक में अक्षीय लंबाई सब बराबर होती हैं और अक्षीय कोण होता है अल्फा बीटा गामा, सब 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक आधे अंत फलक केंद्रित। उदाहरण के लिए NaCl और ZnS। कोष्ठिका है या क्यूबिक। ये आप देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और रुक जा, आपको बताता हूँ मैं। अब ये बॉन्ड्स, ठोस में बॉन्ड्स इन सॉलिड।
तो कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।